सो वी आर स्टार्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिविजन। आज हम ना बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट चैप्टर का रिविजन चालू करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले मटेरियल लेने का प्लान था लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे बोले कि सर मार्जिनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्जिनल लीजिए। तो मैं फिर मार्जिनल जो है वो पहले ले लेता हूँ, उसके बाद अपन मटेरियल कॉस्टिंग ले लेंगे। बच्चों ने मेरे को बोला था मार्जिनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मार्जिनल को हमको थोड़ा पहले करना है, तो आप मार्जिनल पहले करवा लीजिए, उसके बाद हम मटेरियल कर लेंगे। तो इसलिए पहले मैं मार्जिनल करवा रहा हूँ। पहले मुझे बताओ, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे रिवाइज कराने के बाद आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? पहले आप मुझे बता दो, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे रिवाइज करवाने के बाद आप लोगों ने घर पे जाके क्या किया? अदरवाइज मेरा रिवाइज करवाना वेस्ट है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? कर लिया था पूरा? वेरी नाइस। और आप लोग कॉस्ट के, जीएसटी के, इनके मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अभी तक आई थिंक 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आप लोगों ने दोनों मॉक टेस्ट दिए हैं। वेरी नाइस। तो पेपर कैसे गए आप लोगों के मॉक टेस्ट के? बढ़िया। मेरे को एक कॉफ़ी दे देना, चालू है मशीन? पानी भी दे देना, पानी की बोतल नहीं है, कोई भी दे देना पानी। और मेरा ब्लैक कप था ना, वो कहाँ चला गया? एक कप था यहाँ पे जिसमें पहले कॉफ़ी लाता था, तो वो है ही नहीं। चल ठीक है, मैं नया ला कर दूंगा, तो तभी किसी में भी दे दे कॉफ़ी। ओके। सो जीएसटी का रिवीजन यूट्यूब पे अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट भी शायद उसकी मिल गई होगी। जीएसटी का जो रिवीजन है वो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है पूरा का पूरा, आपको शायद उसकी प्लेलिस्ट मिल गई होगी। ओके नाइस। तो चलिए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए, सारे बच्चे भी आ चुके हैं। अमेंडमेंट है क्या सर? ओके, एक सवाल आ रहा है, अमेंडमेंट है क्या? आप लोगों के लिए नहीं है। मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि जो नए बच्चे हैं जिनको मैंने अभी पढ़ाया है वो अमेंडमेंट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। आप लोगों के लिए अमेंडमेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको सारा अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अमेंडमेंट में मेजर क्या है? क्यूआरएमपी स्कीम है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। तो वो सब चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपके लिए अमेंडमेंट्स है ही नहीं। आपको देखना भी हो तो एक अमेंडमेंट लेक्चर में आपको अपलोड कर दूंगा और देख लेना, पर एज सच 99% अमेंडमेंट मैंने आपको क्लास में कवर कर दिए थे, क्योंकि आपकी तो लेटेस्ट क्लास हुई है, तो उसमें मैंने आपको कवर कर ही दिए थे। सर आईटीसी के रूल ओमिट हो गए हैं, हमको मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उस बारे में कि हाँ ओमिट हो चुके हैं। रूल 42 43 ओमिटेड है, और इसका लेके यूट्यूब पे मैंने डाला भी था, अपडेट डाला था मैंने यूट्यूब पे कि आईटीसी के रूल 42 43 ओमिट हो चुके हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे नोटिस? नहीं, हम क्यों करें किसी चैनल को सब्सक्राइब? तुम है ना फालतू के चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, लेकिन तुम काम का चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आगे तुमको पता भी नहीं चल पाए कि कोई काम का अपडेट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। सो फालतू के सारे चैनल सब्सक्राइब कर लोगे दुनिया भर के, लेकिन काम की चीज़ या जिसमें कुछ अपडेट आने वाली हो, हाँ, वो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। चलिए, कॉस्ट की थियरी है, हाँ, वो मेरे को छोटे छोटे लेक्चर्स करके फटाफट करवानी है, वो मैं करवा दूंगा, कोई मेजर नहीं। मैंने आपको बोला भी था एग्जाम के 20-25 दिन पहले पढ़ेंगे, उसके पहले उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। कॉस्ट की थियरी को याद ही नहीं रहेगी उसके पहले, और काम की भी नहीं ज़्यादा। फटाफट एक बार पढ़ना है अच्छे से, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। यस, एक रेशियोज है, वो 15 मिनट का एक टॉपिक है एक्टिविटी रेशियोज का, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास वैसे लेक्चर है, लेकिन मैं उसको नया रिकॉर्ड करके लाइव में ही आपको बता दूंगा। चलिए अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के रिवीजन पे, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सारा सारा जो मार्जिनल है उसमें एक चीज को छोड़ के सब कवर करेंगे, और वो है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्योंकि उसका 1 घंटे का तो ओवरऑल लेक्चर है, उसको मैं क्या रिवाइज करवाऊं? टोटली टॉपिक 1 घंटे का, और उसका भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आपको जॉब और बैच कॉस्टिंग, ये सब आपको ऑलरेडी 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, 40-45 मिनट के ओवरऑल लेक्चर मिल जाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो कोई चैप्टर नहीं, छोटा सा टॉपिक है जो कि 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, तो उसको हम रिवाइज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्या क्लियर नहीं है ईशा? क्या क्या क्लियर नहीं है? ईशा राठौर बोल रही क्या क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है ईशा? मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेटेस्ट रिकॉर्डिंग डली हुई है, कहाँ से क्लियर नहीं है? स्टूडियो की रिकॉर्डिंग डली हुई है लेटेस्ट वाली, अभी आपने पता नहीं कौन सा पुराना लेक्चर देख लिया। एक बार वापस देखना ढंग से, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग डली हुई मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी, जॉब और बैच कॉस्टिंग की भी, स्टोर लेजर की भी, स्टूडियो और क्रोमा की रिकॉर्डिंग है एसी स्टूडियो की, तो कैसे क्लियर नहीं हो सकता? यस,
तो लेटेस्ट वाले सारे क्लियर है जो मैंने लेटेस्ट वाले डाले, तो आप सर्च करो लेटेस्ट वाला, ठीक है। ओके, अब हम चालू करते हैं। फाइनली हो गई तुम्हारी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट, तो हम आज का हमारा रिवीजन चालू करें। सारे बच्चे भी आ गए, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि और बच्चे आ जाएं, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो है साहब फॉर्मूले क्या क्या हैं, वो फॉर्मूले हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मार्जिनल में हमको सारे आने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटी कर पाएंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला है सर? एक तो स्टेटमेंट सबको आना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, आई थिंक ये सबको आना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्जिनल का एम भी नहीं समझ पाओगे। तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इससे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आए थे, जैसे एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, आई थिंक ये सब लोगों को याद होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये भी मार्जिनल में बहुत ज्यादा यूज होता है। पीवी रेशियो का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। आई थिंक ये भी आप लोगों को याद होगा, क्योंकि क्लास में इतनी बार पढ़ाया था कि इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। एक और चीज थी, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है पहले तो ये बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है? ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाए। यस, तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पर अगर बीपी यूनिट्स में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज को अगर अपने को वैल्यू में निकालना है तो हम डिवाइड हमेशा पीवी रेशियो से करते हैं, और किसी भी चीज को हमको अगर यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो हम उसको हमेशा डिवाइड किससे करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से करते हैं। तो बीपी वैल्यू में निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और बीपी को अगर यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबको पता है बीपी सेल्स एमओएस सेल्स दोनों जुड़ के टोटल सेल्स होती है, तो टोटल सेल्स और बीपी सेल्स दोनों को जोड़ेंगे तो एमओएस सेल्स आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हो गया सर, बहुत इजी है। इसके बाद और भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे एक और फॉर्मूला था एमओएस का। एमओएस का फॉर्मूला याद है आपको क्या था? एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? एमओएस सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एमओएस सेल्स? अगर एमओएस सेल्स वैल्यू में निकालनी हो तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एमओएस सेल्स अगर वैल्यू में निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब देखो, एमओएस सेल अगर यूनिट्स में निकालनी हो तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो एमओएस सेल यूनिट्स में निकालनी हो तो मैं नीचे पीवी रेशियो की जगह क्या रख दूंगा? एमओएस सेल्स अगर यूनिट्स में निकालनी है तो मैं नीचे पीवी रेशियो की जगह क्या रख दूंगा? मैं नीचे रख दूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एमओएस सेल अगर यूनिट्स में निकालनी है तो पीवी रेशियो की जगह हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। तो एमओएस आ गया, बीपी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया बहुत सिंपल, पीवी रेशियो इज बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हो गया चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। मैं एक दो फॉर्मूला आपको और लिखवाया था उसमें जो काम के हैं, जैसे एक फॉर्मूला था कैश ब्रेक इवन पॉइंट का। कैश बीपी किसी को याद है क्या था फॉर्मूला? जल्दी आप सोच समझ के बताइए, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैश ब्रेक इवन पॉइंट? कुछ नहीं करना है आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट में से नॉन कैश फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो हमको निकल के आएगी कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर वैल्यू में निकालना है, और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर क्वांटिटी में निकालना है, तो यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यस, तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन या कोई भी ऐसा नॉन कैश खर्चा जुड़ा हुआ है तो वो अगर आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगी कैश फिक्स कॉस्ट। उस कैश फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे वही फॉर्मूले से, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो निकल के आ जाएगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। एक और फॉर्मूला था इनडिफरेंस पॉइंट का, ये भी बहुत काम का है। इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला याद है आपको?
कैश ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इनडिफरेंस पॉइंट। आप बताएंगे क्या फॉर्मूला था इनडिफरेंस पॉइंट का? किसी को याद है इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इनडिफरेंस पॉइंट? मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला था चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन चेंज इन फिक्स कॉस्ट। चेंज इन उल्टा 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 लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया सॉरी। चेंज इन फिक्स कॉस्ट ऊपर आएगा और नीचे चेंज इन कंट्रीब्यूशन नीचे आएगा। यस, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इनडिफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन भी किया था हमने इसका। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। एग्जाम में भी आया हुआ है इनडिफरेंस पॉइंट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देयर वाज वन मोर फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर शटडाउन बीईपी। किसी को याद है? ये भी मैंने क्लास में करवाया था, इसका एग्जाम्पल करवाया था। शटडाउन ब्रेक इवन पॉइंट, शटडाउन बीईपी फॉर्मूला याद है किसी को क्या था? एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन अगेन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर क्वांटिटी में निकालना है, या पीवी रेशियो अगर वैल्यू में निकालना है। अगर वैल्यू में निकालना है तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और क्वांटिटी में निकालना है तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप लोगों को याद हो तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, शटडाउन ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जाम्पल इसका भी हमने किया था। अभी इसका तो एग्जाम्पल मैंने रिवीजन में नहीं डाला है क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, पर ये फॉर्मूला याद रखना, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। देयर वाज वन मोर फॉर्मूला जो हमें डिस्कस करना है, एंड दैट फॉर्मूला वाज रिलेटेड टू सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स, अगर अपने को सेल्स मिक्स के साथ ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो याद है आपको? अगर सेल्स मिक्स इन क्वांटिटी दिया है और एक बार अपन ले लेते हैं सेल्स मिक्स इन वैल्यू दिया है, मतलब क्वेश्चन में जो सेल्स मिक्स का रेशियो दिया है वो क्वांटिटी में दिया है या वैल्यू में दिया है? आप मुझे याद करके बताओ क्या था फॉर्मूला। अगर क्वांटिटी में दिया है तो हम लेते हैं कंबाइंड फिक्स कॉस्ट, सारे प्रोडक्ट की ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। लेकिन नीचे काम का था, नीचे किससे डिवाइड करते हैं? नीचे बताओ, नीचे डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज। अगर क्वांटिटी में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का वेटेड एवरेज करेंगे, और सेल्स मिक्स अपने को वैल्यू में दे रखा है तो कंबाइंड फिक्स को हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज पीवी रेशियो से, वेटेड एवरेज पीवी रेशियो से। तो ये ध्यान रखना, दो सेल्स मिक्स के क्वेश्चन फॉर्मूले और बीपी और थे, एक था क्वांटिटी वाला और एक था वैल्यू वाला। ऑफ कोर्स ये एमपी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में आया भी है, इसका क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, इसका क्वेश्चन हमारे रिवीजन में भी है, इसका क्वेश्चन नोट्स में भी है। ओके साहब, तो ये तो हो गए साहब फॉर्मूले जो हम लोगों को इस पूरे मार्जिनल के अंदर अलग अलग जगह हम लोगों ने पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज किया। अब मैंने क्या किया है, मैंने नोट्स के और मॉड्यूल के वो सारे क्वेश्चंस लिए जिसमें नए नए पॉइंट्स और सारे चीज़ें कवर हो रही है। तो जो भी नोट्स है और मॉड्यूल है, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस लिए मैंने इस बार के रिवीजन नोट्स में। और एक और अच्छी चीज़ है कि मार्जिनल में फॉर्मेट का लफड़ा नहीं है, इसलिए इसके सॉल्यूशन मैंने छापे नहीं है, सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके सॉल्यूशन हमने छापे नहीं है, इसके सॉल्यूशन हम करेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मेट नहीं, इसमें कैलकुलेशंस होते हैं, तो इतना तो हम रिवीजन में कर ही लेंगे फटाफट। तो इसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशन एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन है, सबके हैं, तो आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेटर और कैलकुलेशन पे पूरा फोकस रखना पड़ेगा, और पास में कॉपी भी रखिएगा ताकि फटाफट सारे कैलकुलेशन हम कर पाएँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको ढंग से देखते हैं, और इसका मैं गिवन इन्फॉर्मेशन कॉपी में फटाफट नोट करते जाऊंगा साथ साथ में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कंपनी जो है एक प्रोडक्ट बनाती है जो वो सेल करती है 20 रुपये पर यूनिट में, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 20 रुपये की सेल प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 15 रुपये की। यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपये आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा 5 रुपीज़ आ जाएगा। और यहाँ से एक और चीज़ दिख रही है, मेरा पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? सर पीवी रेशियो आ जाएगा 25%। ये चीज़ें तो मुझे क्लियर कट नज़र आ गई।
क्लियर है सर। सेल प्राइस आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, पीवी रेशियो आ गया। एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दे दिया 6,30,000 रुपए का। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो अमेजिंग है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको बतानी क्या सेल्स होगी टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। 10% ऑन सेल्स। चलो फटाफट मुझे सोच के बताओ क्या ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर्स मत देखिएगा प्लीज, आप सिर्फ मुझे सोच के बताओ इस क्वेश्चन में ट्रिक कौन सी लगेगी। सेल को एक्स अज्यूम करके करेंगे। मैंने क्लास में आपको इससे और इजी मेथड बताई थी, मैं आपको बताऊं क्या। सिंपल, अगर हम स्टेटमेंट बनाएं तो सेल्स को 100% अगर अपन माने तो वेरिएबल कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 75 के बराबर होगी और आपका कंट्रीब्यूशन 25% के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि सब जो फिक्स कॉस्ट है वो 6,30,000 की है और हमको प्रॉफिट चाहिए 10% का। हाउ मच प्रॉफिट वी हैव टू अर्न? 10%। इसका मतलब जो हमारी 6,30,000 की कॉस्ट है ये 15% कंट्रीब्यूशन हजम कर जाएगी। अगर देखो कंट्रीब्यूशन 25 आ रहा था लेकिन प्रॉफिट तक 10 पहुंचा, मतलब 15% फिक्स कॉस्ट ही हजम कर गई। और ये 15% अगर 630 के बराबर है तो हम इंटू 100 करके सेल्स निकाल सकते हैं। आपकी सेल्स आ जाएगी 42 लाख। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्या हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप स्टेटमेंट बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप x लेके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप सेल्स को x रखोगे तो आपके फिक्स कॉस्ट 0.15x हो जाएगी और ये 0.15x 6,30,000 के बराबर होगा तो आपका आंसर वापस x की वैल्यू 42 लाख रुपीस आ जाएगी। तो आपकी चॉइस है, आप x लेके भी कर सकते हो, आप स्टेटमेंट्स बना के भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों आंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही माने जाएंगे। बस स्टेटमेंट को कंप्लीट जरूर कर लेना, ऐसा नहीं आधा अधूरा छोड़ के आ गए। एग्जाम में स्टेटमेंट कंप्लीट जरूर पूरा बना के आइएगा और लिख के आएगा सिंस फिक्स कॉस्ट इज 15% देयरफॉर सेल्स इज 42 लाख दैट इज इक्वल टू 100%। क्लियर है? बताओ पहले वाले पॉइंट में किसी को कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत? नोप। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि हम कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको 1,20,000 यूनिट पे लाना चाहते हैं। आपको प्राइस पर यूनिट बतानी है। हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बीपी है वो 1,20,000 यूनिट्स पे आ जाए। प्राइस क्या रहेगा? एक मिनट, अगर आपको पता हो तो बीपी इन यूनिट्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी यूनिट्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि हमको बीपी यूनिट्स 1,20,000 रखनी है, फिक्स कॉस्ट हमारी 6,30,000 है, लेकिन इससे मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता हूं कि अगर मैं बीपी को 1,20,000 यूनिट पे लाना चाहता हूं तो मुझे एक्चुअली 5.25 रुपीज का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से कमाना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली माय डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बीपी नीचे आ जाए, फिक्स कॉस्ट भी सेम है, तो ऑफकोर्स मुझे कंट्रीब्यूशन 5 रुपए 25 पैसे का कमाना पड़ेगा और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है। मतलब मुझे सेल प्राइस 21 रुपीज, सॉरी मुझे सेल प्राइस 20.25 रखनी पड़ेगी। मुझे सेल प्राइस 20.25 रखनी पड़ेगी। 21 नहीं करेंगे सकीना, आप गलत हो रहे हो, क्योंकि नई सेल प्राइस निकाल रहे हैं तो पीवी रेशियो सेम कैसे हो सकता है? ये चीज सबको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी कि पीवी रेशियो दो केस में बदलता है, व्हेन यू आर चेंजिंग योर प्राइस और योर वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा और कोई रीजन होगा तो पीवी रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट होगी तो पीवी रेशियो बदलेगा। इस केस में जब हम नई प्राइस सेट कर रहे हैं तो आपका पीवी रेशियो सेम कैसे हो सकता है? इट कांट बी 25%। तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के देखेंगे तो 20.25 का हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। बताओ किसी को आपत्ति? इस क्वेश्चन में, इस वेराइटी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी नाइस। तीसरा देखें तो तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको एमओएस निकालना है अगर प्रॉफिट 60,000। पहली बात, ये दूसरा पार्ट अलग था और तीसरा पार्ट अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केसेस है। तो अपने को सेल प्राइस पुरानी वाली माननी है, मतलब यहाँ पे अपने को एमओएस निकालना है और सेल प्राइस पुरानी रखनी है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो फॉर्मूला होता है एमओएस का। प्रॉफिट दिया है 60,000 का और पीवी रेशियो दिया है 25% का, मतलब मेरी एमओएस सेल आ जाएगी 2,40,000। ये मेरा आंसर हो गया
पार्ट नंबर 3 का बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना था, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, सीधे मेरी एमओएस सेल निकल के आ जाएगी, वो आ रही है 2,40,000 रुपए की। इज देयर एनी डाउट? बताइए, इस क्वेश्चन में अब किसी को डाउट है? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना मार्जिनल के अंदर, इसलिए मैंने सॉल्यूशन देने की जगह सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिए ताकि अपन फटाफट फटाफट इसको कंप्लीट करते जाएं। तो बताओ क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसमें अपने आप एक अलग वेराइटी है, एक अलग पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने रिवीजन में डाला है। चलिए, एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसको कंपनी सेल करेगी 60 रुपीज में, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कंपनी का एमओएस परसेंटेज, कंपनी का एमओएस परसेंटेज 40 है, मतलब कंपनी का बीईपी परसेंटेज 60 है। ये तो क्लियर हो गया कि कंपनी 40 और 60 के एमओएस और बीईपी पे ऑपरेट करेगी। कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी लिखती है क्वेश्चन में 3,60,000 की, और कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 80% है, मतलब कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट 48 है और कंपनी का कंट्रीब्यूशन 12 रुपए है। ये भी क्वेश्चन में दे दिया। पहली बात, क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली दे दी है कि कंपनी का एमओएस 40% है, बीईपी 60% है। इससे अपन एक चीज और कंपनी का पीवी रेशियो भी पता है अपने को। चलो बताओ कंपनी का पीवी रेशियो कितना है अभी? 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तो कंपनी का पीवी रेशियो कितना हुआ? 20%, ये भी पता है। ये सब वो इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। अगर अपन इस सिचुएशन पे एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाया बीईपी और एमओएस का, तो अपने को इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है और बीईपी कितना है, एमओएस कितना है। अगर हम एक बीईपी और एमओएस का छोटा सा स्टेटमेंट बनाएं तो हमें कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का एग्जिस्टिंग सेल्स, कंपनी का एमओएस, कंपनी का बीईपी सब मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ कंट्रीब्यूशन लिखूंगा, या वेरिएबल कॉस्ट लिखूंगा, या फिक्स कॉस्ट लिखूंगा, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखूंगा। ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करवाया था, आई थिंक आपको स्टेटमेंट याद होगा। ठीक है, सबसे पहले बीईपी पे प्रॉफिट 0 हो जाता है, और 360 की जो फिक्स कॉस्ट है, यही 360 हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाती है। यहाँ पे बीईपी एमओएस का रेशियो 60 और 40 है, और अगर अपन पीवी रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो यहाँ पे 100% है और ये 20% है। ठीक है, इससे बीईपी सेल्स आ जाएगी। अगर हम 360 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारी बीईपी सेल आ जाएगी 18 लाख रुपए की, और ये 60 के बराबर है, तो हमारा एमओएस आ जाएगा 12 लाख रुपए का, और 12 लाख का एमओएस है, उसका 20% करेंगे तो 240 का मेरा यहाँ का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी आ जाएगा 240 का। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि राइट नाउ आई एम अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000 इन 2010। दिस इज ए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर 2010। सो 2010 का हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो बन गया, जहां हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 2,40,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना। ये तो 2010 हो गया। 2011 में पहली बात, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ गई। 2011 में पहली बात तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ गई, और फिक्स कॉस्ट 5% से बढ़ गई। उन्होंने क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है 10% से और फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है 5% से 2011 में। सो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या प्राइस रहेगी इफ वी वांट टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज वाज इन 2010? वो बोल रहे हैं पहली बात, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हुआ क्या है वो समझना। 2011 में सेल प्राइस तो नहीं पता, लेकिन हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ गया है। 10% बढ़ गया है तो पहले बताओ नया वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? नया वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 52.80 का। मेरे को सेल प्राइस तो नहीं फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 52.80 हो जाएगा, और मुझे पीवी रेशियो 2010 जितना ही मेंटेन करना है। मतलब मुझे यहाँ पीवी रेशियो 20% ही मेंटेन करना है। मेरी वेरिएबल कॉस्ट 52.80 हो गई, लेकिन मुझे पीवी रेशियो फिर भी 20% ही मेंटेन करना है। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 100% रहेगा, और यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर मैं सेल को 100 के बराबर अज्यूम करूंगा तो मेरी सेल प्राइस 66 रुपीज़ आएगी, और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा 66 माइनस 12.40 करेंगे तो इट इज 13.40
₹20 का कंट्रीब्यूशन में 1 यूनिट से कमाऊंगा। क्वेश्चन की लाइन को ढंग से पढ़ोगे तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि मुझे कंट्रीब्यूशन सेम चाहिए, उन्होंने बोला था मुझे पीवी रेशियो सेम चाहिए। जब पीवी रेशियो सेम चाहिए मतलब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो भी सेम ही चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट टू रेशियो सेम चाहिए, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई मतलब सेल प्राइस भी उस हिसाब से आपको बढ़ानी पड़ जाएगी। तो मेरा फर्स्ट आंसर जो आ गया वो तो ये आ गया कि मेरी जो सेल प्राइस होगी वो हो जाएगी ₹66 की। दिस इज माई फर्स्ट आंसर। व्हाट इज माई सेल प्राइस? माई सेल प्राइस इज ₹66। ये मेरा पहला आंसर निकल के आ गया। तो 2011 में मेरी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹66 की। दूसरा वो क्या पूछ रहे कि अगर मैं प्राइस ₹60 ही रखूं और मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ चुकी है 10%, फिक्स कॉस्ट बढ़ चुकी है 5%, अगर मैं ₹60 ही प्राइस रखूं तो मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए जो मैं 2010 में कमा रहा था। अगर मेरा सेल प्राइस ₹60 रखा जाए, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाए और मेरा फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ जाए, तो मुझे उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए अब कितनी सेल यूनिट्स बेचनी पड़ेगी ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं इसको निकालने का, बहुत ईजी है। सेल यूनिट्स फाइंड आउट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। सेल यूनिट्स फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है डिवाइडेड बाय कितना हम 1 यूनिट से कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, इससे हम सेल यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि सर व्हाट इज आवर डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन, वो अपन एक सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सर मेरा जो 2010 का प्रॉफिट था उतना ही मुझे 2011 में रखना है। मतलब मेरा 2010 का प्रॉफिट बताओ पहले कितना था? 2010 का प्रॉफिट था सर मेरा 2,40,000 का, प्लस मेरी फिक्स कॉस्ट जो 360 थी वो अब 3,60,000 से बढ़ के 5% और हो गई है। तो हाउ मच आई हैव टू अर्न? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आएगा 6,18,000 रुपए। ये तो आ गया सर। सेल यूनिट्स निकालने के लिए मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया 6,18,000 रुपए, लेकिन मुझे डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और वो ₹12 नहीं है, वो ₹13.20 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जाओगे ना तो हमें सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। सेल प्राइस तो ₹60 है, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट 52.80 है, मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन ₹7.20 होगा। और अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो मुझे फाइनली सेल यूनिट्स निकल के आ जाएगा। मेरी सेल यूनिट्स आ रही है, अब निकाल लीजिए आंसर। बताइए मेरी सेल यूनिट्स कितनी आ रही है? इसका सही आंसर होगा 85,833 यूनिट्स। सिंपल है। तो बताइए मैंने क्या किया? मैंने पहले फॉर्मूला पुटअप किया और ये देखा कि मुझे चाहिए क्या, और जो मुझे चाहिए फिर वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो अपने आप मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। सो फाइंड आउट सेल यूनिट्स आई नीड कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज माय डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन? सर अगेन वेरी सिंपल, हाउ मच इज योर प्रॉफिट एंड हाउ मच इज योर न्यू फिक्स कॉस्ट, दोनों को जोड़ा तो कंट्रीब्यूशन आ गया। और ₹60 की सेल प्राइस करने का बोला था, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ चुकी है तो 52.80 रखी, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹7.20 आ गया। यहाँ से अगर हम यूनिट्स निकालें तो मेरी यूनिट्स आ जाएगी 85,833 यूनिट्स। बताओ ये आप लोगों को सेल यूनिट्स निकल के आई कि नहीं आई? 85,833 यूनिट्स आपका है सेकेंड आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी बताइए, इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? यस और नो? नो। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट करते जाते हैं। आते हैं थर्ड वेराइटी पे। तीसरी वेराइटी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है एमओएस 37.5% है, मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा बीईपी 62.5% होगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% है, मतलब पीवी रेशियो हमारे पास 40% है, और फिक्स कॉस्ट 5 लाख है। वाह, सबसे पहले बीईपी पूछ रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए पहला वाला आंसर। अगर मुझे बीईपी सेल्स निकालनी है तो इसका आंसर क्या होगा? बीपी सेल्स का फॉर्मूला बताइए। बीपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख और पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%। मेरा बीपी सेल आ जाएगा 12,50,000। पहला आंसर हो गया। अगर बीपी सेल 12,50,000 है तो टोटल सेल्स भी निकाल सकते हैं। सर 12,50,000 बीपी सेल है
और ये सेल 62.5% के बराबर है, मतलब आपकी टोटल सेल कितनी आ जाएगी? 20 लाख। दूसरा आंसर भी हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सर सेल्स 20 लाख है और पीवी रेशियो अगर 40% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, मतलब आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगा 12 लाख रुपए का। ये भी बहुत इजी हो गया। चौथा, वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पूछ रहे हैं। अरे भैया, जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो सिंपल है, सेल्स हमें दी हुई है 20 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 12 लाख, अभी निकाल दी अपन ने, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 8 लाख रुपए का और मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया 5 लाख का, मतलब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख रुपए का। ये भी आ गया सर। तीसरा प्रॉफिट भी आ गया, बहुत ही इजीली हमें प्रॉफिट भी निकल के इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। बहुत बढ़िया। तो सर इस क्वेश्चन को आपने रखा ही क्यों? क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट अच्छा है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस मैं बोलूंगा अच्छा है। सर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट तो बहुत ही इजी था, पर इसका आखिरी पार्ट क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मेरी सेल्स 7.5% बढ़ जाए तो मेरा नया एमओएस क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अगर मेरी सेल्स 7.5% बढ़ जाए तो व्हाट विल बी माय न्यू एमओएस, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सर तो इसको कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, बच्चे बस कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ। जब सेल्स बढ़ती है ना, ये चीज मैं ग्राफ से समझाया करता था क्लास में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीपी है, तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये एमओएस वाला पॉइंट है, ये ठीक है। अगर सेल्स बढ़ेगी तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पर मेरा बीपी शिफ्ट थोड़ी होगा, क्योंकि बीपी डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पे, वो तो सेम है। सेल्स बढ़ने से ना फिक्स कॉस्ट चेंज होगी ना पीवी रेशियो सेम होगा, मतलब मेरा बीपी तो स्टेगनेंट है, ये कितना भी बढ़ जाए लेकिन मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब जितनी सेल्स बढ़ेगी वो सारी सेल्स अल्टीमेटली किसको कंट्रीब्यूट करेगी? जितनी भी सेल्स बढ़ेगी, आप बताओ सारी की सारी सेल्स सिर्फ किसको कंट्रीब्यूट करेगी? एमओएस को, क्योंकि मेरा बीपी तो फिक्स हो गया। और वो फिक्स क्यों हो गया? क्योंकि बीपी डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो पे। जब फिक्स कॉस्ट सेम है, पीवी रेशियो सेम है, तो बीपी तो वही आता। अगर सेल्स बढ़ती है तो सारा का सारा कंट्रीब्यूट किसको करेगी? एमओएस को। तो अगर मैं नई सेल्स की बात करूं तो मेरी न्यू सेल्स आ जाएगी 20 लाख प्लस 7.5%, आई थिंक 21 लाख कितनी आ जाएगी? 21 लाख 50,000 इज माई न्यू सेल्स। और मेरा बीपी तो अभी भी 12 लाख पे ही रहेगा, क्योंकि बीपी पॉइंट चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर नई एमओएस सेल्स की बात करूं, न्यू एमओएस की बात करूं, तो मेरा नया एमओएस 21.5 लाख माइनस 12 लाख, मतलब मेरा नया एमओएस आ जाएगा 9,50,000 रुपए। 9 लाख है कि 950 है? 950। 950 इज माई न्यू एमओएस। 1250 है, सॉरी, तो 9 लाख होगा ना, सॉरी। बीपी 1250 है तो आपका न्यू एमओएस आ जाएगा 9 लाख रुपए का। ब्रेक इवन पॉइंट इज 1250। तो हमारा जो नया एमओएस आ जाएगा वो नया एमओएस आ जाएगा 9 लाख रुपए का। सिंपल है। सेल्स मेरी अगर 1,50,000 से बड़ी है तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो एमओएस है वो भी 1,50,000 से ही बढ़ेगा। प्रियांक का बोलना है कि सर सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ना? बिल्कुल बढ़ेगी ना, किसने मना किया नहीं बढ़ेगी? सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ना, किसने मना किया? लेकिन सेल बढ़ेगी तो उससे बीपी थोड़ी बढ़ेगा। हम एमओएस सेल्स निकाल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा 1.5 लाख से, सेल्स 1.5 लाख से बढ़ेगी, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट 1.5 लाख से बढ़ेगा, पर एमओएस सेल्स तो 1.5 लाख से बढ़ेगी ना। ऑफकोर्स प्रॉफिट तो 1.5 लाख के जो भी पर पीवी रेशियो 40% उतने से बढ़ेगा, लेकिन सेल्स कितनी बढ़ रही है वो पूछ रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमारी नई एमओएस सेल हो जाएगी 9 लाख रुपए की। बताओ समझ में आ गया सब लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ अभी रिसेंटली, 1-2 अटेम्प्ट पहले ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इस पूरे क्वेश्चन का एक ही क्रक्स है, जो अगर आपको याद हो तो बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का एक ही क्रक्स है, मैं आपको बताया था क्वेश्चन में क्या है।
आपको 97 98 का डेटा दिया हुआ है, 98 99 का डेटा दिया हुआ है। उन्होंने बोला फिक्स कॉस्ट में सेविंग हो गई है, कंपनी का सेल्स क्वांटिटी लेवल सेम है लेकिन प्राइस भी चेंज हो गया है। अब एक चीज क्लियर है, 97 98 से कंपनी का प्राइस चेंज हो गया है, कंपनी की फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई है, लेकिन कंपनी का सेल्स क्वांटिटी उतना का उतना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि सिर्फ 97 98 से 1999 में क्या और चेंज है, सिर्फ दो ही चीजें चेंज हुई है, फिक्स कॉस्ट और सेल्स प्राइस, क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ एक चीज सिंपल रहेगी कि हमें वेरिएबल कॉस्ट सेम माननी पड़ेगी, और वो माननी क्या है, वो होगी सही, क्योंकि क्वेश्चन में जब लिखा हुआ नहीं वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो ऑफकोर्स मानेंगे कि क्वांटिटी सेम है, यूनिट सेम है, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ लिखा नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट सेम हो जाएगी। तो 97 98 में अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएं तो हमारे पास सेल्स है 8 लाख रुपए की, हमारे पास पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50% 4 लाख रुपए का, पर इसमें बीपी और एमओएस का लफड़ा है तो अपन एक काम करते हैं, इसको टोटल नाम दे देते हैं और यहाँ पे बीपी और एमओएस भी कर लेते हैं 97 98 में। तो मेरा बीपी है 50 पर, बीपी का रेशियो कितना है 60/40, तो 6,40,000 का बीपी है, 4,80,000 का मेरा एमओएस है। तो यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और इससे हम वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे, ये भी 60/40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा 1,60,000, और वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 4 लाख रुपए की, और इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वो आ जाएगा 240 यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 0 और यहाँ का प्रॉफिट हो जाएगा 160। ये 97 98 का मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लिया। एमओएस 60 है, बीपी 60 है, एमओएस 40 है। गलती क्या हो गई मुझसे, एक गलती हो गई, 640 और 480 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 480 और ये आएगा 320। अब ठीक है, 480 320 और आधा आधा 50% है तो 240 160, और आपका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 160 का, ये 97 98 का आ गया। पर अगर अपन 98 99 पे चले तो प्रॉब्लम ये है कि आप सेल्स को सेम नहीं रख सकते क्योंकि आपका प्राइस चेंज हो रहा है, आपका बीपीएमओएस का प्रपोर्शन भी चेंज हो रहा है तो वो भी सेम नहीं रख सकते, बस एक ही चीज सेम रह सकती है और वो क्या है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट। आपकी वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज सेम रखी जा सकती है क्योंकि आपकी क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर हम बनाए 98 99 का स्टेटमेंट तो सबसे पहले सेल्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपीज ही रहेगी, और हमारा पीवी रेशियो 37.5 है, ये लिखा हुआ है कि हमारा जो पीवी रेशियो है वो 37.5 है, मतलब हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है वो 62.5 के बराबर है। हम इसका यूज करें तो इससे हम इजीली बीपी और एमओएस की क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 62.5 के बराबर है, तो आप इससे निकाल लीजिए हमारी सेल्स कितनी होगी, इसका आंसर आएगा 640, और हमें बीपी और एमओएस का प्रपोर्शन भी दिया हुआ है 21.875 हमारा एमओएस का परसेंट है, मतलब हमारा बीपी का परसेंटेज 79.125 होगा। तो बस ये 79 और 21 के प्रपोर्शन में कर देंगे तो हमें सेल्स भी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट तो दी हुई है, कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा। तो फटाफट बता दीजिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 640 को बांटेंगे तो मेरा बीपी आएगा 5 लाख का और मेरी एमओएस सेल आएगी 1,40,000 की। इसका 37.5 कर लेते हैं, इसका 37.5 कर लेते हैं तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1,87,500 यहाँ का और 52,500 यहाँ का, यही मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी और ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 52,500 का, और ये 240 मेरा टोटल आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 52,500 का प्रॉफिट आ जाएगा, 187,500 मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। बस यही मुझे स्टेटमेंट बना के फाइनल आंसर करने थे। सेल आ गई 640 की, फिक्स कॉस्ट आ गई 187,500 की और बीपी आ जाएगा 5 लाख रुपए का। दिस इज द आंसर। पूरा की पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर एक ही था कि जब वॉल्यूम सेम है और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं बोला है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होगी, क्योंकि क्वांटिटी के साथ वेरिएबल कॉस्ट चलती है, अगर क्वांटिटी सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी, अदरवाइज सेल्स फिक्स कॉस्ट सब चेंज हो रहा है। तो इसका सारा का सारा जो की पॉइंट था वो एक ही था कि आपको इसी वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे कॉपी करके रखना है, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी। ये मेन क्रक्स था क्वेश्चन नंबर 4 का। बताओ किसी को क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में या कोई कैलकुलेशन में आपत्ति है? आगे बढ़ सकते हैं, अगले कैलकुलेशन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है,
मैं आपको बता दूं, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन मॉड्यूल में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, बस फिगर्स अलग है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। आई एम नॉट सेइंग वेरी डिफिकल्ट, बट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी लगभग सेल्स यूनिट्स रखेगी 40,000। क्वेश्चन को अगर हम फॉलो करें ना, तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कंपनी कितनी बॉटल्स बेचेगी, 40,000। कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है, अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ के बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। 210 प्लस 150 प्लस 92 प्लस 40, चारों को जोड़िए और मुझे बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। इट इज 360 प्लस 40 4 लाख, इट इज 4,92,000। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कितना परसेंट वेरिएबल है, तो इसका अपन टुकड़े कर सकते हैं, कितना पार्ट वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। क्या आप निकाल पाओगे? निकाल के बताओ इसमें कितना पार्ट वेरिएबल है कितना फिक्स्ड है। सर ये तो पूरी तरह से वेरिएबल है, 210। इसका वेरिएबल पार्ट बता दीजिए। 1,50,000 का 80% कर लेंगे तो ये वेरिएबल पार्ट आ जाएगा 120 का। 92 का 60% कर लेते हैं, 92,000 का 60% कर लेते हैं, ये आ जाएगा 55,200। और 40,000 का 35% कर लेते हैं, ये आ जाएगा 14,000। ये वाला पार्ट वेरिएबल है, टोटल कर लो इसका। प्लस ये 210 भी पूरा वेरिएबल है, इन सबको जोड़ लीजिए। 210 प्लस 120 इज 330, 330 प्लस 55,200, 385,200 प्लस 10, 395,200 प्लस 4, 399,200। मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 399,200। व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट? रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट तो 492 माइनस 399 करोगे तो आपका जो फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट है वो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 92,800। ठीक है सर, तो मैंने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करते करते साथ में कैलकुलेशंस कर लिए। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट 492 दी थी, उसमें वेरिएबल वाला पार्ट भी दे दिया था, फिक्स वाला पार्ट भी दे दिया था। एक और चीज इसके अलावा लगेगी और वो है कमीशन। कमीशन के लिए बोला है वो लगेगा 8% ऑन सेल्स। और कंपनी नीचे लिखा हुआ है कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है 10% ऑन सेल्स। बहुत इजी पार्ट है। अगर कंपनी ये बोल रही कि हमारी टोटल कॉस्ट 492 है और हम कमीशन देंगे 8% ऑन सेल्स का और प्रॉफिट देंगे 10% ऑन सेल्स का, और आपसे पूछ रहे हैं सेल्स बताओ, तो ऑफ कोर्स मैं सेल्स को 100 मान लूंगा। सेल्स को 100 मानूंगा तो ये जो कॉस्ट है वो 82% के बराबर आ जाएगी, तो यहां से मुझे सीधे सेल्स फाइंड आउट हो जाएगी और वो आ रही है 6 लाख रुपीज की। कितना इजी पार्ट है पहला वाला पार्ट कितना इजी है, जहां उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर मैं 8% का कमीशन और 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं और मेरी टोटल कॉस्ट 492 है, तो ऑफ कोर्स 492 इज इक्विवेलेंट टू 82% ऑफ द सेल्स। सो हमारी जो सेल्स है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी 6 लाख रुपीस की, और सेल प्राइस निकालेंगे तो हम 6 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर लेंगे, तो मेरा सेल प्राइस आ जाएगा 15 रुपए प्रति बॉटल, 15 रुपीज पर बॉटल। दिस इज माई सेल प्राइस। कितना इजी हो गया फर्स्ट पार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जहाँ उन्होंने अपने को सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखा जाए तो मार्जिनल है ही नहीं, सिंपल कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट है। टोटल कॉस्ट दी हुई, कमीशन दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, तो सेल्स डिवाइड बाय प्राइस कर दिया, तो सेल्स डिवाइड बाय यूनिट्स कर दिया, तो प्राइस आ गई। सेकंड पार्ट इसका क्या बोलता है वो सुनना। सेकंड पार्ट बोलता है कि अगर कंपनी एक बॉटल 14 रुपए में 14 रुपीज में सेल करे, ठीक है, तो कंपनी को बीपी कितने पे आएगा? सर अब यहाँ पे मार्जिनल लग गया सेकंड वाले पार्ट में। कंपनी कितने में अब एक बॉटल बेचेगी? देखो अभी तो कंपनी का जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट था वो तो 15 रुपए पे आ गया, उसको छोड़ो। अब दूसरी बात वो बोल रही है कि साहब अगर कंपनी 14 रुपए में एक बॉटल बेचे तो कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट्स पे आएगा? चलो सेल प्राइस कितनी है? 14। क्या हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं? बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ कितना और कैसे निकलेगा। मेरे को आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं पर यूनिट? यस। कैसे और कैसे निकलेगा बताओगे? कैसे निकलेगा? सर सिंपल है, ऊपर अपने को वेरिएबल कॉस्ट दी हुई 399,200 की, और वो 40,000 बॉटल्स की है, मतलब एक बॉटल की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 9.98। पर एक चीज और जोड़ना पड़ेगा और वो है कमीशन। वो छोड़ दिया था अपन ने ऊपर जो कॉस्ट है ना 399,200 की, उसमें कमीशन जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपने को कमीशन भी जोड़ना पड़ेगा। 14 रुपए का 8% कमीशन पे करते हैं अपन, इट इज 1.12।
₹14 का 8% करेंगे ना, क्योंकि प्राइस 14 रुपीज हो गई है। तो देखा जाए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब आ जाएगी, कितना आ रहा है एग्जैक्ट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 11.10 की। ठीक है साहब, बस अब मुझे यहाँ पे निकाल लेना है कि मेरा फिक्स बीपी का फॉर्मूला क्या होता है। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरी फिक्स कॉस्ट मैंने ऊपर निकाली हुई है 92,800 की, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 14 माइनस 11.10, तो मेरी बीपी यूनिट्स आ जाएगी 3200 बॉटल्स। चेक कर लीजिए, 3200 बॉटल्स इज द करेक्ट आंसर, 32,000 बॉटल्स इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। 14 रुपीज की सेल्स, 11.10 का वेरिएबल कॉस्ट, सो माय कंट्रीब्यूशन इज 3.90 एंड 2.90 एंड माय फिक्स कॉस्ट इज 92,800, सो माय बीपी यूनिट्स इज 32,000 बॉटल्स। टेल मी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति है क्या? समझ में आया सब लोगों को ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे रिवीजन में 5th नंबर का क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाइस। सो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। ये भी एक बहुत अलग वेराइटी का और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूं, 492 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। ये रहा, यहां से क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है आशवी कि कितनी वेरिएबल और कितनी फिक्स। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस कॉस्ट में से कितना परसेंट वेरिएबल वाला पार्ट है, कितना परसेंट फिक्स वाला पार्ट है। तो वहां से हमने वेरिएबल 39200 निकाल लिया, तो 492 का माइनस 39200 कर लिया, तो बैलेंसिंग फिक्स कॉस्ट आ गई 92,800। बताओ आया क्या? चलते हैं अगली वेराइटी पे। नेक्स्ट वेराइटी है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन 6 में हमको एक बहुत ही शानदार पॉइंट लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन की खास बात। इतना छोटा क्वेश्चन होने के बाद ये इतना बेहतरीन क्यों है? क्वेश्चन में बोला है सेल प्राइस में से अगर मैं रॉ मटेरियल और लेबर माइनस कर दूं तो मेरे पास 8 रुपए एक यूनिट के बच जाते हैं। क्या लिखा है? सेल प्राइस में से अगर मैं रॉ मटेरियल और लेबर माइनस कर दूं तो 8 रुपए एक यूनिट के बच जाते हैं। क्या ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? जी नहीं। व्हाई नॉट? बिकॉज सेल प्राइस में से हम रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों माइनस करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रॉ मटेरियल और लेबर माइनस किया है, ओवरहेड्स कहाँ गए। मतलब ये 8 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, क्योंकि अब इसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस नहीं हुए हैं। तो हमें पहले दो तरह के ओवरहेड्स दिए हुए हैं, उसमें से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा ओवरहेड फिक्स्ड है और कौन सा ओवरहेड वेरिएबल है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, 3 रुपए एक यूनिट है, 4 रुपए पर यूनिट है। मैंने आपको शुरू से एक चीज बोली है, जो कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है वो वेरिएबल होती है, और जो कॉस्ट पर यूनिट फ्लक्चुएट होती है और ओवरऑल सेम होती है फिक्स्ड होती है। अगर हम यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड 1 का नेचर देखें तो प्रोडक्शन ओवरहेड 1 2000 यूनिट्स के लिए 3 रुपए पर यूनिट है, जबकि 1500 यूनिट्स के लिए 4 रुपए पर यूनिट है। मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो ये यहाँ पे भी 6000 है और यहाँ पे भी 6000 है। ये डिनोट करता है कि ये कौन सा वाला ओवरहेड्स है, ये फिक्स ओवरहेड्स है, क्योंकि पर यूनिट सेम नहीं है लेकिन ये ओवरऑल सेम है। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड 1 हमारा कौन सा खर्चा आ जाएगा? फिक्स ओवरहेड। वो कितने आ गए? 6000 रुपए के। ये प्रोडक्शन ओवरहेड 1 हो गया। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड 2 की बात करें तो वो क्लियरली दिख रहा है कि सर 2000 यूनिट और 1500 यूनिट दोनों जगह वो 2 रुपए पर यूनिट है। मतलब दिस इज वेरी क्लियर कि ये कौन सा वाला खर्चा है? सर ये वेरिएबल ओवरहेड है, क्योंकि जो खर्चा पर यूनिट सेम होता है उसे हम हमेशा वेरिएबल मानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 रुपए में से अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर दूं तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाएगा, और वो है 2 रुपए का।
मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 6 रुपए का, क्योंकि 8 रुपए ना कंट्रीब्यूशन था ना सेल प्राइस था, 8 रुपए सेल माइनस रॉ मटेरियल माइनस लेबर था। अगर मैं इसमें से वेरिएबल ओवरहेड भी हटा दूं तो अब जो मेरे पास 6 रुपए बचा है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, और मेरे पास फिक्स ओवरहेड 6000 है। तो मुझे अगर बीपी निकालना है तो बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरी फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड है 6000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपए, मतलब मेरा 1000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पर इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो 8 रुपए दिया हुआ है दैट इज नॉट इवन सेल, ना ही वो कंट्रीब्यूशन है, वो बीच का फिगर है। उसे कंट्रीब्यूशन तक लाने के लिए मुझे उसमें से प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 जो कि वेरिएबल ओवरहेड्स है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मैं 6 रुपए के कंट्रीब्यूशन पे आऊंगा। अब जो 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया वो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया, और फिक्स कॉस्ट मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड 1 से निकाल ली 6000, तो माय बीपी इज 1000 यूनिट्स। टेल मी, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो तो फिर अगले क्वेश्चन की वैरायटी पे चलते हैं। क्या बताओ, ये आप सब लोगों को समझ में आ गया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ये सेल्स मिक्स की वैरायटी का क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर हमको क्वेश्चन में सेल्स मिक्स क्वांटिटी में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, कैसे बीपी निकालते हैं, मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था। आप बताओगे व्हाट वाज द फॉर्मूला? बीपी आता है कंबाइंड फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। This is the formula if we have to calculate BP if the question if sales mix quantity is given in the question. So अगर हम इस फॉर्मूले को पुटअप करें तो अगर अपन क्वेश्चन को पढ़ें तो आप देखेंगे तो देर आर 3 प्रोडक्ट्स P, Q एंड R। सेल प्राइस दी हुई है 100, 80 और 50। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50, 48 एंड 20। यहां से अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूं तो P का आएगा 50, Q का आएगा 32 एंड R का आएगा 30। ये मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया, पर मुझे वेटेड एवरेज चाहिए और उसके लिए मुझे क्वेश्चन में सेल्स मिक्स का रेशियो दिया है 20, 30 और 50%, मतलब बेसिकली 2:3:5। सो कैसे मैं वेटेड एवरेज निकालूंगा? सिंपल है, मैं अगर P, Q, R तीनों की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को रखूं तो यहाँ आ रहा है 50, यहाँ आ रहा है 48, यहाँ आ रहा है 32। और अगर मैं इसको वेट्स दे दूं तो वेट्स इसको दूंगा मैं 2, इसको दूंगा मैं 3 और इसको दूंगा मैं 5। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 48 इंटू 3 दैट इज 48 इंटू 3 1, 8 3 24, 144 एंड 31 इज 32 इंटू 5। कंट्रीब्यूशन गलत लिखा है मैंने, ओके मैंने कंट्रीब्यूशन गलत लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। मैं सोचूं कि उल्टा क्यों हो रहा है, 32 और इसका आ जाएगा 30, सॉरी। तो ये सही है 3, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे ये। तो अब बताइए 32 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 66 और तीसरे वाले का आ जाएगा 150 और इसका वेटेज 10 है। तो बता दीजिए वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? इन सब का टोटल आ रहा होगा, इन तीनों का टोटल करिए कितना आ रहा है? 316, 316 और 316 को डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा 31.60। दिस इज माय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 316 आ रहा है इन तीनों का टोटल। मैंने कुछ और गलती करी है, एक और जगह गलती करी है मैंने, सॉरी। दिस इज 96, सॉरी। 100 प्लस 96 प्लस 150, 316 डिवाइड बाय 10, 31.60 आएगा। 30, एक मिनट, अब मैं ठीक कर देता हूँ इसको, गलती है यहाँ पे। ये आएगा 346 और ये आएगा 34.60। नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का वेटेड एवरेज करना है और बस वेट से डिवाइड कर देना है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 50, 32, 30। 235 का वेट देके 346 आया टोटल, डिवाइड बाय 10 का वेट कर दिया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 34.60। बस अब मैं इससे बीपी निकाल लूंगा। मेरा कंबाइंड फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14,80,000, 14,80,000 का कंबाइंड फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय 34.60 का बीपी है। तो मेरा जो बीपी यूनिट्स आ जाएगा वो आ रहा है
42,774। और इसको अगर मैं 2:3:5 की रेशियो में बांट दूं तो मुझे पी क्यू आर तीनों की इंडिविजुअल बीपी यूनिट्स आ जाएगी। मुझे बस इसको 2:3:5 की रेशियो में बांटना है। दैट्स इट। तीनों की इंडिविजुअल बीपी यूनिट्स भी निकल के आ जाएगी। दैट इज वन मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे सेल्स मिक्स क्वांटिटी का क्वेश्चन आ सकता है। बताओ किसी को इसमें कोई आपत्ति? सेल्स मिक्स क्वांटिटी के क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति की समझ में आ गया? आ गया, वेरी नाइस। अगला एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेल्स मिक्स वैल्यू का है और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। सेम सेम इसी वैरायटी का, सिर्फ फिगर चेंज करके लास्ट वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा। और मैं आपको बता दूं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको इस बार सेल्स मिक्स वैल्यू में दे दिया 40, 35, 25। सेल प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट ओवरऑल दे दिया, ठीक है, और कंबाइंड फिक्स कॉस्ट दे दी और ओवरऑल सेल्स दे दी। ओवरऑल सेल्स दे दी। पहले मुझे बताओ अगर अपने को इसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जब सेल्स मिक्स वैल्यू में दिया हो तो क्या यूज करेंगे? टेल मी, अगर क्वेश्चन में सेल्स मिक्स वैल्यू में दिया है तो हम क्या यूज करेंगे? हम वेटेड एवरेज पीवी रेशियो निकालेंगे। तो हम पहले ऊपर वाले के चलते, नीचे वाले बाद में आएंगे। पहले ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों का सेल प्राइस अवेलेबल है 20 और इसका वेरिएबल कॉस्ट है 10। तो यहां से इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 10 और इसका पीवी रेशियो आ जाएगा 50%। वाई का भी ले लेते हैं। सर वाई का सेल प्राइस है 25, 15, यहां पे 10 बचा। 10 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो बताइए पीवी रेशियो कितना आ रहा है? सर इट इज 40%। जेड की बात करते हैं। जेड में सेल्स है 30, 18, 12। 12 डिवाइड बाय 30 करके बताओ आपका पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 12 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो भी आई थिंक आपका पीवी रेशियो आएगा 40%। मतलब हमने तीनों की सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन निकाल के पीवी रेशियो निकाल लिया। अब अपने को पीवी रेशियो का वेटेड एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स, वाई और जेड तीनों का पीवी रेशियो है 50, 40 और 40 और इनका वेटेज दे रखा है ऊपर 4:3.5:2.5। 4, 3.5 और 2.5 ये इनका वेट है। चलो इसका टोटल लगा लेते हैं और ये आ जाएगा 10 के बराबर। टोटल लगाइए कितना आ रहा है? 14, 15 टू 4 करेंगे तो ये आएगा 200। 14 टू 3.5 करेंगे तो ये आएगा 140 और 14 टू 2.5 करेंगे तो ये आएगा 100। ओवरऑल हो जाएगा 440। मतलब हमारा जो वेटेड एवरेज पीवी रेशियो है वो आ जाएगा 440 डिवाइड बाय 10 मतलब 44%। बताओ क्या ये सब लोगों को समझ में आया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी हमको पीवी रेशियो दिए थे उनका वेट्स दिए हुए क्वेश्चन में, वेट्स भी क्वेश्चन में ही दिए, मैंने नहीं लिए। बस उससे मैंने यहाँ पे इनका वेटेड एवरेज पीवी रेशियो निकाल लिया और बस यहाँ से मैं बीपी निकाल लेता हूँ। बीपी निकालना है तो इसकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 5 लाख, सॉरी 1,50,000 और 44% का मेरा पीवी रेशियो है तो मेरा बीपी आ जाएगा 340,909। टेल मी, क्या ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? सेल्स मिक्स वैल्यू वाला, सेल्स मिक्स वैल्यू वाला पॉइंट सबको समझ में आया? इसके बाद से जो अगला वाला दिया उसमें भी सेम प्रोसेस लगानी है। एक्स वाई एस में भी तीनों का पीवी रेशियो निकाल के तीनों के वेटेज रख के उसको 1,60,000 की फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करना। सेम आपको नीचे वाले कॉम्बिनेशन का भी पीवी रेशियो आ जाएगा और नीचे वाले कॉम्बिनेशन का भी बीपी आ जाएगा। वो तो एग्जैक्टली सेम है, बस दो बार है। एक बार एक्स वाई जेड के साथ है और एक बार एक्स वाई एस के साथ है। पर पहले बताओ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ। आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये एक अलग वेराइटी का क्वेश्चन है पर ये बहुत ही इजी वेराइटी है। इस क्वेश्चन को आप देख के बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्वेश्चन 9 को देख के बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक्चुअली इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है। पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स।
इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आपके प्रॉफिट में चेंज है 10 लाख रुपए का, क्योंकि -3 लाख से +7 लाख पे आप पहुंच गए, और आपकी सेल्स में चेंज है 25 लाख रुपीस का, मतलब आपका पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। कितना इजी हो गया। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट चेंज है 10 लाख से और सेल्स चेंज है 25 लाख से, सो आर पीवी रेशियो इज 40%। अब अगर मैं 2008 की ही सेल्स की बात करूं तो 2008 की सेल्स थी 32 लाख रुपीस की, तो इसका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं 40% करके, बताइए 32 लाख का 42% करके बताइए इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सर 32 लाख का 40% कीजिएगा, 32 लाख का 40% करेंगे तो आएगा 12,80,000। और आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली -3 लाख रुपए का हुआ है, मतलब अगर मैं फिक्स कॉस्ट निकालूं तो फिक्स कॉस्ट मेरी आएगी 15,80,000 की, क्योंकि अगर 12,80,000 का कंट्रीब्यूशन है और 3 लाख का लॉस है, मतलब मुझे फिक्स कॉस्ट लगी होगी 15,80,000 रुपए की। और ये मेरा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा था पीवी रेशियो, सेकंड पार्ट में पूछा था फिक्स कॉस्ट निकालनी, वो भी मैंने निकाल ली। सर 2009 से करें तो भी सेम ही आएगी, फिक्स कॉस्ट तो दोनों ही ईयर में सेम लगेगी ना, तो 2009 से भी करेंगे तो भी सेम ही आएगी, फिक्स कॉस्ट 15,80,000 ही आएगी। तीसरा पार्ट में वो लोग क्या पूछ रहे हैं, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी 12 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए। बहुत सिंपल है यार, 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है, 15,80,000 की फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो 40% है, निकाल सकते हैं सेल्स कितनी होगी। सर सिंपल फॉर्मूला होता है सेल्स निकालने का, क्या होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इस फॉर्मूले से हमारी सेल्स आ जाती है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं तो 12 लाख रुपए का तो मुझे प्रॉफिट कमाना है और 15,80,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट है और मेरा पीवी रेशियो 40% है, यहाँ से मैं सीधे सेल्स निकाल सकता हूँ। मेरी सेल आ जाएगी 69,50,000 रुपीज की। बताओ इसका थर्ड पार्ट सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए। ये एक और कॉन्सेप्ट है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाले फॉर्मूले से। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। एक और वेराइटी का क्वेश्चन है जिसमें कैश ब्रेक इवन पॉइंट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईबीआईटी वाला पॉइंट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भी पढ़ लेते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है क्वेश्चन 10। इसमें ईबीआईटी का पॉइंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पॉइंट है और एक कैश ब्रेक इवन पॉइंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। सर इसके बाद और कितने क्वेश्चन बचे हैं, एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है और एक मॉडल का क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकली इसके बाद हमें 2 वेराइटी के क्वेश्चन और पढ़ने बस, क्योंकि हमारा कैश बीपी हो गया, हमारा नॉर्मल बीपी हो गया, हमारा एमओएस हो गया, हमारे एमओएस के सारे फॉर्मूले हो गए, हमारा सारी वेराइटी के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हो गया। तो 2 ही मेजर बच जाता है, एक तो क्वेश्चन नंबर 11 है और एक की फैक्टर वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यस, एक तो इलिस्ट्रेशन मॉड्यूल का है और ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम का है। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि एमएनपी सेल कर रही है 2,75,000 यूनिट्स, सेल प्राइस है 37.50 की। वेरिएबल कॉस्ट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लगते हैं 14 और सेलिंग के लगते हैं 3.5, मतलब ओवरऑल लगते हैं 17.5, मतलब मुझे एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन मिलता है 20 रुपए का। कंपनी को फिक्स कॉस्ट लगती है 35 लाख रुपीस की। अगर क्वेश्चन में देखिए तो फिक्स कॉस्ट 35 है, 35 लाख है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कैश फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो एक्चुअली कैश फिक्स कॉस्ट आपकी 20 लाख रुपए ही है, क्योंकि 15 लाख का तो आपको डिप्रिसिएशन लग जाता है। तो बेसिकली हमारी कैश फिक्स कॉस्ट 35 लाख में से 15 लाख का डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो कैश फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 20 लाख रुपीस की। एक तो आपसे बोल रहे हैं कि साहब हमें बीईपी क्वांटिटी चाहिए, तो साहब अपन सिंपल निकाल लेते हैं बीईपी यूनिट्स। सिंपल बीईपी ये हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट है 35 लाख रुपीस और कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए। मेरा नॉर्मल बीईपी आ जाएगा
1,75,000 यूनिट्स पे। बहुत इजी। अगर मुझे इस क्वेश्चन में कैश बीईपी पूछ रहे हैं तो बताओ मैं क्या करूंगा, जल्दी बताइए। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में कैश बीईपी पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? सर मैं 20 लाख की ही फिक्स कॉस्ट रखूंगा और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, मतलब मेरी कैश बीईपी कितनी यूनिट्स पे आ जाएगी? 1 लाख पे ही आ जाएगी। सर सेकंड पार्ट भी आ गया। तीसरा पार्ट वो पूछ रहे हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट तो ही हो गया। सेकंड में क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि आपको इसमें निकालना है पीवी रेशियो। इससे घटिया क्या हो सकता है? सर 20 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन है और 37.50 की मेरी सेल है, मतलब व्हाट इज माय पीवी रेशियो? 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 37.5 की मेरी सेल है, तो मेरा पीवी रेशियो आ जाएगा 53.33% का। सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है। सर तो थर्ड पार्ट बताइए क्या है? थर्ड पार्ट भी इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है थर्ड पार्ट के अंदर भी। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? आपको बताना है कितनी यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अर्न एन ईबीआईटी ऑफ 250। मैं आपको बता दूं, ये जो ईबीआईटी है ये हमारे लिए प्रॉफिट है। जो हम प्रॉफिट बोलते हैं वो बेसिकली हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। हम कभी भी टैक्स को कॉस्ट कंसीडर नहीं करते हैं, तो हमारा जो यहाँ प्रॉफिट आता है कॉस्ट के अंदर वो बिफोर टैक्स आता है, हमेशा बिफोर टैक्स आता है। सो 250 का प्रॉफिट कमाने पे यूनिट्स निकालनी बड़ा सिंपल है सर। अभी ऊपर यूज किया था फॉर्मूला, सेल यूनिट्स का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि साहब हमें ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी मतलब प्रॉफिट चाहिए 2.5 लाख रुपए का। सर 2.5 लाख का तो हमने रख लिया प्रॉफिट, प्लस हमने फिक्स कॉस्ट रख ली 35 लाख रुपीस की, और इसको डिवाइड कर लिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जो हमारा आ रहा है 20 रुपए। तो बताइए व्हाट इज माय सेल यूनिट्स? या इसका आंसर आ जाएगा 187,500 यूनिट्स। कैसे निकाला? सिंपल है, सेल यूनिट्स का फॉर्मूला डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर 2.5 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट कमाना है और 35 लाख रुपीस का मुझे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, तो हाउ मच यूनिट्स आई हैव टू सेल? 1,87,500 यूनिट्स हमें यहाँ पे बेचनी पड़ेगी। चौथा और आखिरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लास्ट पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको बताना है कि अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना चाहता हूं 2.5 लाख रुपए और मेरा टैक्स रेट 40% है, तो मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा? एक मिनट, अब उल्टा हो गया है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख रुपए, उसको आपको पहले ईबीआईटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट जैसा हो जाएगा। फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट में यही फर्क है, एक में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2.5 लाख और एक में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2.5 लाख। चलिए 40% का टैक्स रेट है, जल्दी बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 2.5 लाख है, अगर पीएटी 2.5 लाख रुपए है और टैक्स रेट 40% है, तो क्या हम यहाँ से ईबीआईटी निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 60%। 2.5 लाख डिवाइड बाय 60%, हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 4,16,667 रुपीज का। और बस अब ऊपर वाला फॉर्मूला वापस रिपीट कर देता हूं। इस बार मुझे प्रॉफिट कमाना है 4,16,667, प्लस में 35 लाख की फिक्स कॉस्ट करना चाहता हूं और 20 रुपए एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। अब बता दीजिए हाउ मच यूनिट आई हैव टू सेल। अब आपका आंसर आएगा 195,833 यूनिट्स। अब मैं 4,16,667 का ईबीआईटी कमाना चाहता हूं और 35 लाख रुपए का मेरा फिक्स कॉस्ट है। सो माय सेल यूनिट्स इज 195,833 यूनिट्स। बताइए साहब, ये वाला पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया है? ऑल क्लियर? ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से सबको क्लियर हो गया है? नाइस। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन किस चीज का है? इंडिफरेंस पॉइंट का है। दिस क्वेश्चन इज very easy and this question is related to indifference point. आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कंपनी की सेल प्राइस है 25 रुपए की, कंपनी मैक्सिमम आउटपुट 50,000 बना सकती, किसी मेथड से जाए, सेमी ऑटोमेटिक जाए, फुल्ली ऑटोमेटिक जाए, और वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए, 10 रुपए और फिक्स कॉस्ट 1 लाख और 3 लाख है। आपको एक तो इनका इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के रिजल्ट इंटरप्रीट करना है और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट कितना कितना आएगा। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। इस क्वेश्चन में हमें इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इंडिफरेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप मुझे बताओ, कोई तरीका बताया, कोई ट्रिक बताइए मैंने आपको इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करने की। यस, कैसे निकालते हैं इंडिफरेंस पॉइंट? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको,
इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है क्या? सर चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कर सकते हैं या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। सो अपन एक काम करते हैं, कुछ भी एक रख लेते हैं। चेंज इन फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट देखें तो 5 रुपए आ रही है। आप कंट्रीब्यूशन में चेंज देखोगे तो वो भी 5 रुपए ही आएगा, वो सेम ही आएगा क्योंकि सेल प्राइस 15 रुपए है, तो यहाँ का कंट्रीब्यूशन पर नेट पहले वाले का आ जाएगा 10 रुपए और सेकेंड वाले का आ जाएगा 15 रुपए। तो अगर देखा जाए तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर नेट करेंगे तो भी 5 रुपए ही आएगा। और यहाँ से मेरा इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 40,000 यूनिट्स का, ये मेरा इंडिफरेंस पॉइंट आ गया। सर ये इंडिफरेंस पॉइंट तो मैंने निकाल लिया, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके इंडिफरेंस पॉइंट तो मैंने निकाल लिया। लेकिन सर इसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रीट करें? तो बहुत सिंपल है, 40,000 से अगर आपका सेल्स कम है या दूसरा ऑप्शन कि आपका सेल्स 40,000 से ज्यादा है, दो ऑप्शन आएंगे। अगर सेल्स 40,000 से कम है, शटडाउन नहीं है, शटडाउन नहीं है, सेल्स अगर 40,000 से कम है तो आपको हाई वेरिएबल कॉस्ट लो फिक्स कॉस्ट वाले ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए और वो यहां पे है मेथड 1। अगर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है हिमांशी, मैंने क्लास में भी ये चीज पहले ही बताई थी। मैंने सिंपल बोला था जब आप कम वॉल्यूम पे काम कर रहे हो तो हमेशा वेरिएबल ऑप्शन बेटर है फिक्स के बजाय, और आप हाई वॉल्यूम पे काम कर रहे हो तो फिक्स ऑप्शन बेटर है वेरिएबल के बजाय। कोई भी नई कंपनी बनती है तो हमेशा आदमी पार्टनर बनाता है, लेकिन एस्टैब्लिश कंपनी में आदमी पार्टनर नहीं बनाता, एस्टैब्लिश कंपनी में आदमी एम्प्लॉई रखता है। तो जो कंपनी एस्टैब्लिश नहीं है वहां पे कंपनी वेरिएबल कॉस्ट रखता है, और जहां पे कंपनी बहुत स्टैब्लिश्ड है वहां आदमी फिक्स कॉस्ट रखना पसंद करता है। तो अगर सेल्स कम है 40,000 से तो हाई वेरिएबल कॉस्ट लो फिक्स कॉस्ट मतलब मेथड 1 वाला ऑप्शन बेटर है, और अगर 40,000 से ज्यादा की सेल्स है तो हाई फिक्स कॉस्ट लो वेरिएबल कॉस्ट वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, मतलब मेथड 2 बेटर है। तो ये आपको इंटरप्रीट करके आना है, इसको प्रॉपर्ली बस थियोरेटिकली लिख के आ जाना कि अगर सेल्स 40,000 से कम है तो बेटर टू गो फॉर मेथड नंबर 1 दैट इज सेमी ऑटोमेटिक, और अगर सेल्स 40,000 से ज़्यादा है तो देन बेटर टू गो विथ फुल्ली ऑटोमेटिक दैट इज हाई फिक्स कॉस्ट एंड लो वेरिएबल कॉस्ट मेथड नंबर 2। तो इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो वेरिएबल ऑप्शन बेटर है, इंडिफरेंस पॉइंट से ज़्यादा में फिक्स ऑप्शन बेटर होता है। बताओ क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये की फैक्टर को लेके ही क्वेश्चन है, पर आपको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट पहले बता दूं। एक क्वेश्चन की फैक्टर में पहले नॉर्मली इस तरह के आते हैं जो हम लोगों ने क्लास में भी किए हैं, उसे मुझे फिर आपको एक सिर्फ फंडा बताना है। अगर क्वेश्चन की फैक्टर का आ जाए तो एक तो वेराइटी ये होती है कि क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ, कि क्या क्वांटिटी कितनी कितनी बनाएं, कितनी कितनी बेचें, कौन सी क्वांटिटी को बनाएं, कौन सी को नहीं बनाएं। एक क्वेश्चन इस वैरायटी का आ सकता है। अगर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने का अगर आपको क्वेश्चन बोले तो हमको रैंकिंग करनी रहती है अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के अकॉर्डिंग। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था एग्रीकल्चर लैंड वाला, जहाँ पे हमने कार्डमम और कॉफ़ी और टी वहाँ पे पर हेक्टेयर देखा था कि कहाँ पे सबसे हाई कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, और उसी को लैंड पहले अलोकेट करी थी और जहाँ कम हो रहा था उसमें कम करी थी। इवन एक क्वेश्चन हमने और भी किया था एग्जाम्पल के फॉर्म में क्लास में, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ही मैंने बनाया था, लेबर आर की फैक्टर था, तो हमने देखा था कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर के हिसाब से तो सबसे हाई कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा था उसको पहले करेंगे, सेकेंड फिर सेकेंड रैंक वाले को और फिर थर्ड रैंक वाले को। एक तो वो वैरायटी के क्वेश्चन है, वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। वहां सिंपल अपने को रैंकिंग देनी होती है अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल केजी अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर अगर लेबर आर की फैक्टर है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर अगर मशीन आर की फैक्टर है।
एक तो उस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं की फैक्टर के अंदर। एक जो एक अलग तरह की वैरायटी बनती है वो है क्वेश्चन 12। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। तो इसको तो मैं अलग रख देता हूँ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं, तो इसको तो अपन ऊपर रख देते हैं, इसको नीचे ले आता हूँ मैं। यस। अब ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। और ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे आपको करवाना बहुत ही जरूरी है। ये है रिलेटेड टू की फैक्टर ही क्वेश्चन, पर इसमें ये फंडा नहीं लगेगा ये कंट्रीब्यूशन कर्व की पर की फैक्टर देके रैंकिंग देनी है, ऐसा फंडा इसके अंदर नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वेराइटी का है। तो अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आई थिंक हमारे रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा सर मार्जिनल में एक मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन आता है, वो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डायरेक्टली नया लेक्चर मिल जाएगा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। प्रॉपर क्रोमा में रिकॉर्डिंग की हुई, मतलब स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, वो आपको मिल जाएगी मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन की। अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं करी थी और किसी को रिवाइज करना है तो वहाँ पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक आदित्य पांडे साहब मेरे को शायद 6 बार बोल चुके हैं कि मॉड्यूल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 19 करवा दीजिए मार्जिनल का। मैंने क्लास में करवाया हुआ होगा, 1000% आपको क्वेश्चन नंबर 19 क्लास में करवाया होगा। आदित्य भाई आपने क्लास में नहीं किया था कि 6 बार लिख चुके हो आप चैट में, मेरे को दिख रहा है, लेकिन मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता ना। कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने मॉड्यूल का 19 वाला, कौन सा है भैया लिस्टेशन 19 जो नहीं करवाया मैंने? ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया क्लास में 19 वाला, यही है ना? ये सॉल्यूशन है आपके सामने, कैसे नहीं करवाया मैंने? ये आपकी आपकी नोट्स हैं जो मैंने ई पीडीएफ डाउनलोड करी हुई ना, ये वही नोट्स है। कैसे बोल सकते हो कि क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया? ये देखो आपके सामने नोट्स में है। हेलो बाकी सब बच्चों को याद है ना ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा था एफ, जिसमें हमने इक्वेशन बनाई थी 2 2 3 3। यस। तो कैसे नहीं कराया? बिल्कुल कराया है क्वेश्चन क्लास में, ऑफ कोर्स कराया है। ठीक है, चलिए तो हम वापस आए थे मुद्दे पे और चलते हैं हमारे रिवीजन के इस पार्ट पे। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स लिमिटेड सप्लायर आर सप्लाई करते हैं स्पेयर पार्ट्स एयरक्राफ्ट कंपनी को। इस क्वेश्चन का मैं आपको पूरा क्रक्स बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है देखना। इस क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ कि अलॉय अपने पास 13,000 kg अवेलेबल है, और पी और क्यू के मशीन आर अपने पास 4,000 और 4,500 अवेलेबल है। अपने को पार्ट ए और पार्ट बी में से एक को सिलेक्ट करना है। ये इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपने को चूज करना है। या तो हम पार्ट ए पे जा सकते हैं या हम पार्ट बी पे जा सकते हैं। इसके 4,000 अवेलेबल है, इसके 4,500 अवेलेबल है, और इसमें 13,000 आर्स अवेलेबल हैं। और ए को बनाने के लिए 1.6 kg अलॉय, 0.6 आवर्स मशीन पी और 0.5 आवर मशीन क्यू लगता है। एंड दिस इज द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो मैं ये देखूं तो मुझे क्वेश्चन में सेल प्राइस दी हुई है ए और बी की। कितनी सेल प्राइस दी हुई है सर? 145, और इस प्रोडक्ट की सेल प्राइस दी हुई 115 रुपये। आई थिंक आपको भी दिख गई होगी ये सेल प्राइस क्वेश्चन की सबसे पहले दी हुई है। यस। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस करके इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक, अगर मैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में एक तो अलॉय लगा है 1.6 kg, और 1 kg अलॉय आता है 12.5 रुपए का। मतलब अगर मैं ए में देखूं तो 1.6 kg इंटू 12.5 के हिसाब से ए कितना अलॉय लगा लेगा? ए में कितना अलॉय लग जाएगा सर? 18.75 का। ठीक है, बी में भी देखो, बी भी 1.6 kg ही अलॉय यूज करता है। तो अगर मैं बी बनाने जाता हूं तो 1.6 kg और 12.5 रुपए का अलॉय है, तो यहाँ पे भी अलॉय 18.75 का लग जाएगा। एक मिनट, 20 आ रहा है? 1.6 इंटू 12.5 कितना आ रहा है पहले देख लो भैया। ये 18.75 आ रहा है या 20 आ रहा है? 20 आ रहा है, 20, और यहाँ भी 20। ये हो गया सबसे पहले अलॉय। इसके अलावा मुझे खर्चा लगता है मशीन पी का। मशीन पी का 1 घंटा 80 रुपए का है, और मशीन पी के 0.6 आर ए यूज कर लेता है।
मशीन पी के 0.6 सारे यूज कर लेते हैं और 80 घंटे है, मतलब मशीन पी का खर्चा कितना हो जाएगा 48। इधर देखें पी जो है 0.25 आर यूज करता है 80 रुपए वाले मशीन पी का, तो इसका खर्चा आ जाएगा 20। अगर मैं मशीन क्यू की बात करूं, अब पी तो हो गया, अब हम किसकी बात कर सकते हैं, क्यू की। अगर हम मशीन क्यू की बात करें तो मशीन क्यू का 1 घंटा 100 रुपए का है, और पहली वाली जो प्रोडक्ट है वो 0.5 यूज कर लेता है, तो ये आ जाएगा 50। और दूसरा वाला प्रोडक्ट 0.55 यूज करता है, तो ये आ जाएगा 55। चलो यहां से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। 145 माइनस 20 माइनस 48 माइनस 50, पहले वाले का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 27, दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20। पर अब प्रॉब्लम क्या है सर, ऐसे देखें तो ए अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमारे पास अलॉय 13,000 अवेलेबल है, पी 4,000 ही अवेलेबल है, क्यू 4,500 ही अवेलेबल है। तो हो सकता है ना सर कि ऐसे एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन ए का ज्यादा आ रहा है, लेकिन हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स बी की ज्यादा बन जाए, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बी का भी ज्यादा हो सकता है। मतलब अपने को यहाँ पे एक और चीज निकालनी पड़ेगी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका हो सकता है और कितना हो सकता है, ए का भी और बी का भी। हम कितना मैक्स बना सकते हैं, ए का भी और बी का भी, वो हम निकाल लेंगे, तो हमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पता पड़ जाएगा कि किसका ज्यादा आ रहा है, और जिसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा हम वही वाला प्रोडक्ट चुनेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में एक और चीज निकालनी पड़ेगी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम ए और बी मैक्स कितना बना सकते हैं। ठीक है साहब, मैंने इसे बताया आपको एग्जाम्पल लिया था क्लास में चेन तोड़ वाले गेम का, कि अगर 3 लोग साथ में दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड आपके साथ दौड़ रहे सबसे स्लो वाले आदमी जितनी होगी। याद है आपको, आपके साथ दौड़ रहा सबसे स्लो आदमी ही आपकी चेन की स्पीड डिसाइड करेगा। याद आया, इस क्वेश्चन में भी यही है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बनाने के लिए अगर हम अलॉय की बात करें तो हमारे पास 13,000 क्वांटिटी का अलॉय अवेलेबल है। अगर मैं क्वांटिटी अवेलेबल की बात करूं तो मेरे पास 13,000 केजी अलॉय अवेलेबल है। अगर मैं इसमें ए बनाने जाऊं या बी बनाने जाऊं, दोनों में एक यूनिट को बनाने में 1.6 केजी अलॉय लगता है, तो बता दीजिए ए मैक्सिमम कितना बन सकता है, बी मैक्सिमम कितना बन सकता है, निकालिए। सर ए भी 8125 बनेगा, बी भी 8125 ही बन सकता है। लेकिन सर सिर्फ अलॉय से तो प्रोडक्ट बनने वाला है नहीं, मुझे मशीन पी भी लगेगा। मशीन पी के अवेलेबल आ रहे हैं मेरे पास में 4,000। मशीन पी के आर कितने अवेलेबल हैं, 4,000। और एक ए को बनाने में 0.6 केजी और बी को बनाने में 0.6 आर और बी को बनाने में 0.25 आर लगता है। चलो अगर मैं 4,000 को ए में डिप्लॉय करूं तो 0.6 से डिवाइड करके बताओ कितनी क्वांटिटी बन सकती है। सर अगर मैं 4,000 को ए में डिप्लॉय कर देता हूं तो 0.6 आवर्स में 6667 क्वांटिटी बन सकती है। लेकिन अगर मैं बी में डिप्लॉय कर दूं तो 0.25 आर ही लगता है, तो 4,000 डिवाइड बाय 0.25 करोगे तो यहाँ पे तो 16,000 क्वांटिटी बन सकती है पी के हिसाब से तो। और अगर हम मशीन क्यू की बात करें तो उसमें हमारे पास 4,500 आवर्स अवेलेबल है। अगर हम ए में डिप्लॉय कर देते हैं 0.5 आवर लगता है मशीन क्यू का ए में, तो आप मुझे बताओ 4,500 में हम कितनी ए बना लेंगे, 9,000। और बी में लगता है 0.55, तो अगर हम 4,500 डिवाइड बाय 0.55 करेंगे तो बी कितनी बना लेंगे, 8181। अब सर अगर हम देखें तो अलॉय के हिसाब से हम इतनी बना सकते हैं, मशीन पी के हिसाब से इतनी बना सकते हैं और मशीन क्यू के हिसाब से इतनी बना सकते हैं। आप बताओ मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन हमारा कितना हो सकता है। ए का 6667 और बी का 8125। क्यों, क्योंकि आपको तीनों रिसोर्सेस चाहिए। तो मशीन पी बोलते हैं सॉरी मैं स्लो हूं, आप बाकी कितने भी रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दो, मैं आपको 6667 यूनिट से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। तो मशीन क्यू बोलता है मेरे अकेले से क्या काम चलेगा, चलना तो तीनों को साथ में, एक प्रोडक्ट में तीनों चीजें लगती है। अगर तू 6667 बना पाएगा तो हम कितनी भी स्पीड कर लें, अल्टीमेटली चेन टूटनी नहीं चाहिए। मतलब 6667 से ज्यादा यूनिट्स ए की और 8125 से ज्यादा यूनिट्स बी की बन ही नहीं सकती। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका 27 रुपए है और इसका 20 रुपए। तो यहां से अगर हम देखें
तो मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन एक आ रहा है 666 इंटू 27 करेंगे तो 1,80,000, और बी का आ रहा है 8125 इंटू 20 करेंगे तो 162,500। मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, हमें कौन सा प्रोडक्ट चुनना चाहिए, हमें ए प्रोडक्ट जाना चाहिए। ए प्रोडक्ट हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है एज कंपेयर टू बी, है ना। शानदार पॉइंट, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रिवीजन में कवर किया, क्योंकि कई बच्चों को ये क्वेश्चन क्लास में होने के बावजूद भी कंफ्यूजन होता है कि सब इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे एग्जैक्टली करना है। टेल मी एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नोप। अभी इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, पर वो इजी है। क्वेश्चन में एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंपनी ये बोलती कि हम आप हमारी प्राइस कम कर दीजिए 10% से। किसकी? जो हमने स्पेयर पार्ट आइडेंटिफाई किया ऊपर, कौन सा वाला? ए। हमने ऊपर ए को आइडेंटिफाई किया, तो वो ए पे बात कर रहे हैं। ए की प्राइस आप 10% कम कर दीजिए, मतलब 145 जो हम बेच रहे थे उसको 10% कम कर दीजिए। तो हमने बोला हम क्यों कम करें? वो बोलता है कि आपके पास जो अनयूटिलाइज्ड मशीन आर पड़े हुए हैं, मेरा आपसे सवाल है हमारे पास कौन से मशीन आर पड़े हुए हैं? सर हमारे पास दो तरह के मशीन आर हैं, पी और क्यू। माय क्वेश्चन इज कि हमारे पास कौन से मशीन आर पड़े हुए हैं, पी के और क्यू के कि सिर्फ क्यू के? मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में पी के मशीन आर की फैक्टर थे, क्योंकि पी के मशीन आर ने ही ए के प्रोडक्शन को और ज्यादा होने से रोका था। तो हमने पी के तो फुल्ली मशीन आर यूज कर लिए 4000 ए में, लेकिन क्यू के मशीन आर इस चक्कर में खाली चले गए, क्योंकि पी की स्पीड के चक्कर में क्यू को धीरे दौड़ना पड़ रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्यू के पास आइडल कैपेसिटी रह गई। तो जो क्यू के पास में आइडल कैपेसिटी रह गई है, वो कंपनी बोलती हम यूज कर लेंगे और आपको 1 घंटे का 60 रुपए देंगे, पर आप हमें डिस्काउंट दीजिए। कितना? 10% का डिस्काउंट दीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखें कि कंपनी हमसे डिस्काउंट कितना मांग रही है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें तो अभी अगर हम सेल्स की बात करें तो मैं 667 क्वांटिटी ए की सेल्स की बात कर रहे हैं इंटू 145। अभी कितनी सेल्स कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं 667 क्वांटिटी ए की बेचूंगा 145 पे, तो बताओ मैं कितनी सेल्स कर रहा हूं अभी मेरी सेल्स कितनी आ रही है? सर अभी मेरी सेल्स आ रही है 9,66,715 अप्रोक्सीमेटली। अब कंपनी बोल रही कि हमको डिस्काउंट दो 10% का, मतलब प्रैक्टिकली 9,66,715 का 10% करेंगे तो 9,6670 का डिस्काउंट मांग रही है कंपनी। इतना फायदा मांग रही है कंपनी, इतना फायदा दो। लेकिन वो हमको पता है मशीन क्यू के आर का पैसा कितना देगी, वो समझ लेते हैं। मशीन क्यू के पास खाली कैपेसिटी कितनी रखी हुई वो निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। सर मशीन क्यू के पास टोटल आर अवेलेबल थे 4,500, और हमने प्रोडक्ट ए में कितने डिप्लॉय किए? तो सर प्रोडक्ट ए में हमने 667 यूनिट्स बनाई, और एक यूनिट को बनाने में 0.5 आर लगा। मतलब हमने यही डिप्लॉय की ए में क्यू के, एक यूनिट क्यू को बनाने के लिए क्यू के कितने लगते हैं? 0.5 आर। मतलब हमने 4,500 में से 667 इंटू 0.5 मतलब 3,333 आर ही क्यू के यूज किए हैं। मतलब हमारे पास 1167 आवर्स की खाली कैपेसिटी रखी हुई है। अगर हम इसको देते हैं तो हमें इस पे रेवेन्यू कितना होगा? सर 1167 इंटू 1 घंटे का वो लोग कितने पैसे देने को तैयार थे? सर 1 घंटे के वो लोग 60 रुपए देने को तैयार थे। मतलब कितना मिलेगा? 70,000 रुपए मिल रहा है। लो साहब, अब वो बोल रहे हैं कि हमें 96,000 का डिस्काउंट दो, हम 70,000 तुमको देंगे। तो भैया कंपनी will not give any discount because company will have to incur loss of 9,666,70 माइनस 70,000 मिल भी जाएंगे तो 26,670 रुपए का कंपनी को लॉस हो जाएगा अगर कंपनी इस ऑप्शन पे जाती है। तो देख बड़ा अच्छा रहा था कि भैया तुम हमें डिस्काउंट दे दो, हम तुमसे मशीन के आर्स खरीद लेंगे, लेकिन डिस्काउंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि मशीन के आर्स का रेवेन्यू से भी उल्टा ज़्यादा हो रहा है, तो हम ऐसा ऑप्शन ऑप्ट क्यों करेंगे?
बताओ अब ये क्वेश्चन सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया? क्लैरिटी है सब लोगों को इस क्वेश्चन को लेके? यस। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप हमने कम टाइम में, हमने अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 घंटा हमने लगभग लाइन लिया, 1 आवर 20 मिनट्स लिए, और 1 घंटे 20 मिनट के अंदर हमने लगभग 12-13 क्वेश्चंस अच्छे वाले, जो भी मार्जिनल के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए जितने सफिशिएंट थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा मैंने आपको हमारे क्लास नोट्स, हमारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, हमारा पूरा मॉड्यूल विथ मार्क किया हुआ पूरा गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, जिसकी लिंक आप सब लोगों के पास अवेलेबल है। तो ऑफकोर्स आप जब आप मार्जिनल रिवाइज करेंगे तो आप क्लास नोट्स के जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो, उसके अलावा आप वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, जो मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लास में आपको दिए थे ना होमवर्क में करने के, होमवर्क वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। क्लास वर्क, बेसिक क्वेश्चंस, अच्छे स्पेशल क्वेश्चंस, वो सब करना, जो मैंने रिवीजन में डाले वो सब करने ही है। पास एग्जाम करने हैं और मॉड्यूल एक बार पूरा अच्छे से देखना है। वैसे मैंने मॉड्यूल में ये भी मार्किंग करा दी थी कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो आज का डिस्कशन हम कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। और ये जो शीट है, जो मैंने रिवीजन वाली शीट है, ये 1 मिनट लग रहा है, मैं आपको शेयर कर ही देता हूँ और आपको लिंक भेज देता हूँ इसकी। वैसे ये शीट आपको और कहाँ मिल जाएगी, जो मैं यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर डालता हूँ वहाँ पे भी ये शीट आ जाती है। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में, मेरे पेज पे हो या नाटा अकेडमी के पेज पे हो, दोनों पेज पे रिवीजन लेक्चर डलते हैं। तो जब ये रिवीजन लेक्चर डलते हैं ना, तो ये शीट अल्टीमेटली आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। जैसे मैं इसको अभी अभी यहाँ पे अपलोड कर ही दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और मैं आपको 1 मिनट लग रहा है, मैं आपको जूम के थ्रू भी इसकी लिंक दे ही देता हूँ। जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं इसकी लिंक आपको अपलोड करके दे ही देता हूँ, ठीक है? आशवी को कोई पर्सनल डाउट है, पर्सनल डाउट आप मेरे को पर्सनल पूछना। आप ऐसे रिवीजन में पर्सनल पूछोगे तो बाकी सब बच्चों का समय खराब हो जाएगा। मैं ये शीट अटैच कर देता हूँ कहाँ पे, आपके पास एक लिंक होगी जीएसटी सीए इंटर नवंबर 21 वाली लिंक आपके पास है क्या? सब लोगों के पास होगी ना अभी, जिसमें जीएसटी के सारे नोट्स शेयर किए थे मैंने, वहाँ पे अंदर कॉस्ट के नोट्स भी थे। वहीं पे मैं मार्जिनल के रिवीजन की शीट अटैच कर देता हूँ, आपको वहीं से मिल जाएगी सीधे। वहीं पे मैं मार्जिनल के रिवीजन की शीट अटैच कर रहा हूँ, ठीक है? ये मार्जिनल के रिवीजन की शीट वहीं मिल जाएगी, जो अपन ने आपको जीएसटी का मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाली, वहीं पे मिल जाएगी ना वहाँ पे यार। अब तो मेरे से वापस लिंक मांग रहे हो इसकी, अरे वहीं मिल जाएगी यार, ले लेना। बच्चा, कोई भी बच्चे प्लीज़ मेरे को जीएसटी के उस फोल्डर की लिंक शेयर कर दो, मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा। कोई भी एक बच्चा मुझे यहाँ मैसेज कर दो जूम पे ही, जो अपना जीएसटी का गूगल ड्राइव का फोल्डर है उसकी लिंक शेयर कर दो। कोई भी एक बच्चा प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मैं यहीं पे सबको एवरीवन करके एक बार फिर भेज दूंगा, उसी फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगी। यस, आ गई, थैंक यू। आ गई, सबको सबको भेज दी मैंने। इसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर कॉस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे तो यू विल गेट मार्जिनल रिवीजन। इसके पहले वाला प्रोसेस कॉस्टिंग वाला रिवीजन भी यहीं पे अपलोड कर देता हूँ मैं। इसके पहले जो प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन हुआ था उसकी शीट भी मैं यहीं पे अपलोड कर देता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग हुआ था ना इसके पहले, यस, उसकी शीट वैसे आप लोगों को लिंक में मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग की शीट, रिवीजन की शीट। प्रोसेस कॉस्टिंग का रिवीजन यहाँ था, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये थी शीट प्रोसेस कॉस्टिंग की रिवीजन की, जो हमने लास्ट रिवीजन लिया था, है ना? इसकी भी शीट में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। 13 नवंबर को था प्रोसेस कॉस्टिंग रिवीजन। अब बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है? अब एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है आपको, वो बताइए आप प्लीज। नेक्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यस, मेरे भी दिमाग में यही था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जा रहे हैं। यस, स्टैंडर्ड का रिवीजन यूट्यूब पे डला हुआ नहीं है क्या रिकॉर्डिंग में? स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिवीजन की है, अवेलेबल है क्या? स्टूडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या यूट्यूब पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की? मार्जिनल का रिवीजन की शीट में अटैच करी थी मैंने, ये मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस कॉस्टिंग की भी रिवीजन की शीट अटैच कर रहा हूँ। ओके, मैं देख लेता हूँ जो जो लेक्चर्स यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा पहले, ठीक है?
तो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ओवरहेड्स तो बहुत अच्छे से यूट्यूब पे रिवीजन डला हुआ है शायद। अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आई थिंक ओवरहेड्स तो आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कॉस्ट रिवीजन की। हाँ मेरा ही चैनल है ना। हाँ प्लेलिस्ट है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है। अभी 1 मिनट, कॉस्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट एक मिलेगी अपने को, यहीं पे देख लेते हैं अपन। बहुत सारे लेक्चर हैं, कहाँ मिलेंगे? 1 मिनट। ओवरहेड्स निखिल गोखरू के नाम से सर्च कर लेते हैं, शायद मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं ओवरहेड्स भी कराऊंगा आपको। पहले चेक कर लेते हैं ओवरहेड्स का रिवीजन डला हुआ है क्या। अरे ओवरहेड्स का बहुत अच्छा रिवीजन डला हुआ है। अ, और इसमें सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से ओवरहेड्स के कवर कर दिए थे। तो ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दोनों का बहुत बढ़िया रिवीजन डला हुआ है। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस जो है वो 2 साल पुराना है, तो उसको मैं करवा देता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करवा देता हूँ। लेकिन आपको जो ओवरहेड्स दिख रहा है ये बहुत बेहतरीन स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, मज़ेदार, बहुत बढ़िया है। और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बहुत बेहतरीन स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये 2 चैप्टर तो मुझे रिवाइज करवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने 1.5 घंटे के अंदर ओवरहेड्स और 30 मिनट के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। ये आप देख लो, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके अलावा आपको लेबर कॉस्टिंग भी पूरा का पूरा रिवीजन मिल जाएगा, लेकिन लेबर कॉस्टिंग बाद में देखेंगे, हुआ तो करवा भी दूंगा। जैसे लेबर कॉस्टिंग का भी रिवीजन यूट्यूब पे डला हुआ है मैंने। इसके अलावा आप स्टोर लेजर किसी को देखना हो तो स्टोर लेजर यूट्यूब पे डला हुआ है। मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये रहा। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पुरानी रिकॉर्डिंग है, देख लो, स्टूडियो रिकॉर्डिंग डली हुई मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी रिवीजन में डला हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टूडियो रिकॉर्डिंग है कि नहीं आई एम नॉट श्योर। 1 मिनट यार, मेरे को भी वीडियो दिखवाएगा है, मतलब ऐसा है, मेरे को भी प्ले करवाएगा है। डैड डैड मेरे को मोनेटाइजेशन क्यों चालू कर दिया था मैंने इसमें गलती से? क्या प्ले हो रहा है बनकर? ये भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है यार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टूडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यार। ये क्या रिवाइज, पर इसमें फिक्स ओवरहेड वेरिएंस नहीं, पर फिक्स ओवरहेड अलग से डला हुआ है। तो स्टैंडर्ड रिवाइज करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की स्टूडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। स्टैंडर्ड की स्टूडियो रिकॉर्डिंग डली हुई है 1 साल पहले की, तो अपन स्टैंडर्ड नहीं करते हैं पहले, फिर अपन वो करते हैं जिसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। तो बताओ दूसरा चैप्टर कौन सा करें, मटेरियल कॉस्टिंग कर लें कि ऑपरेटिंग करें? दोनों में से एक बता दो। इधर वी कैन गो फॉर सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग और मटेरियल कॉस्टिंग। जल्दी बता दो कौन सा करना है, सर्विस सेक्टर और मटेरियल में से एक करेंगे। ऑपरेटिंग के लिए ज्यादा आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिवीजन यूट्यूब पे डला हुआ है, प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग, तो आप वो देख सकते हैं आराम से। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जब भी रिवीजन करेंगे तो हम सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग करेंगे। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।